नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों फिल्लर फोरम के इस मंच पर। फिल्लर फोरम मंच हमारा साथियों समर्पित रहता है हायर एजुकेशन के लिए, जहां पर तैयारी करवाई जाती है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की हम तैयारी करवाते हैं साथियों। मैं सेकंड पेपर हिस्ट्री का एजुकेटर हूं, उसकी आपको लगातार तैयारी करवा रहा हूं साथियों। ठीक है, तो ना केवल एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बल्कि टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यूपीजीआईसी, कॉलेज लेक्चरर इत्यादि के एजुकेशन से जुड़े हुए सभी प्रकार के स्टेट और सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हिस्ट्री सब्जेक्ट में को क्रैक करने के लिए साथियों आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सभी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर भी हम एक्टिव रहते हैं, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है साथियों, तो सभी को पता होगा साथियों कि रिजल्ट आ चुका है। जिन भी साथियों का नेट क्लियर हुआ है या जीआरएफ हुआ है उन सभी साथियों को हार्दिक बधाई मेरी तरफ से, मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं साथियों। और जो किसी कारणवश रह गए हैं उन्हें निराश बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है साथियों। क्योंकि जिनका हुआ है उन सभी का पहला ही अटेम्प्ट नहीं था जिन्होंने क्लियर कर दिया है। मल्टीपल अटेम्प्ट लगते हैं साथियों, बार बार के प्रयास में ही सफलता मिलती है। तो आप भी निराश मत होइए, फिर दोबारा उठिए, दोबारा तैयारी कीजिए, अपने सिस्टम को पुनरावलोकन कीजिए, पीछे देखिए कि आपसे क्या क्या गलती हुई है, उन गलतियों सीख लेते हुए इन फ्यूचर की तैयारी कीजिए। इन सभी चीज़ों के लिए आपका भाई आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। ठीक है, तो अपने क्लास में चलते हैं साथियों। हम हमारा मौर्य काल चल रहा है, मौर्य काल का चैप्टर चल रहा है साथियों। इसमें हमने इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिया था और उसके बाद हमने इसके पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी डिटेल से अध्ययन कर लिया था। जन्म से लेकर मृत्यु तक का मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं, क्या क्या विशेषता थी उसके शासनकाल की, उनके बारे में देखा। और अब हम उससे थोड़ा और आगे चलेंगे साथियों। ठीक है, तो मौर्य काल 322 बीसी से 184 बीसी के बीच में इनका इन समय काल था। चंद्रगुप्त मौर्य इसका संस्थापक था और अंतिम शासक 10वां जो था वो था बृहद्रथ। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में साथियों एक सुदर्शन झील बहुत फेमस है साथियों। ये सुदर्शन झील बहुत फेमस है साथियों। सुदर्शन झील का जो है इसका क्षेत्र जो है सौराष्ट्र उस समय का सौराष्ट्र, आज का जूनागढ़ गुजरात में है ये स्थान। यहाँ पर झील का निर्माण किया था साथियों पुष्यगुप्त वैश्य ने। किसने झील का निर्माण किया था? सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था साथियों? पुष्यगुप्त वैश्य ने, जो कि चंद्रगुप्त का उस समय का गवर्नर था सौराष्ट्र का। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र का गवर्नर जो था पुष्यगुप्त वैश्य था, उसने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। दो पर्वतों को के बीच में जो जलाशय थे उनको मिला करके उसके ऊपर बांध बना करके जब इस झील का निर्माण किया था। काफ़ी मजबूत झील थी साथियों ये। और उसके बाद में फिर अशोक के समय में तुषार शासक जो था यवन, इसने इसमें से नहरें निकलवाई थी साथियों। तुषार कौन था? एक यवन गवर्नर था अशोक के समय में, तुषास्प नाम का यवन गवर्नर, उसने इसमें से नहरें निकलवाई थी। ठीक है, इसके बाद साथियों ये बहुत मजबूत हो गया था, लेकिन 2 बार टूटा ये बांध जो था सुदर्शन नदी झील के ऊपर जो बना हुआ बांध था साथियों, वो 2 बार टूटा। एक बार टूटा रुद्रदमन के समय, रुद्रदमन उसके समय में सुविशाख पहलव जो था वहाँ का छत्रपति प्रांतपति था या गवर्नर ही कह सकते हैं। तो सुविशाख पहलव, तो इसने रिपेयर करवाया था 150 एडी में। क्या करवाया था? रुद्रदमन का जो क्या बोलते हैं गवर्नर था उस समय का सुविशाख पहलव था। देख सकते हो, पल्लव और पहलव दो अलग अलग राजवंश हुए हैं। हम यहाँ पर पहलव की बात कर रहे हैं, पल्लव बहुत बाद में आएंगे। ठीक है, तो सुविशाख ये पहलव था, पहलव राजवंश से संबंधित था। रुद्रदमन उस समय का शासक था। और सेकंड एडी यानी कि 150 ईस्वी में इसकी रिपेयरिंग करवाई थी रुद्रदमन ने, जनता के ऊपर बिना कोई बिगाड़ डाले विष्टि कर लगाए। जो उसका जो खर्चा आया था ना साथियों, अपने कोष से, अपने राजकोष से रुद्रदमन ने सुविशाख पहलव के थ्रू उसकी रिपेयरिंग करवाई थी। और पहले से 3 गुना मजबूत बांध को करवा दिया था, मजबूत करवा दिया था उस बांध को। ठीक है, लेकिन कुछ सालों के बाद, कुछ शताब्दियों के बाद ये फिर टूटा। कब? स्कंदगुप्त के समय, गुप्त शासक जो था साथियों, स्कंदगुप्त जो था उसके समय में फिर टूटा। तो उस समय इसका गुजरात का जो गवर्नर था वो पर्णदत्त था। कौन था? पर्णदत्त था गुजरात का गवर्नर। और इसका पुत्र था चक्रपालित नाम का। क्या नाम था इसका पुत्र? चक्रपालित। इसने इसकी रिपेयरिंग करवाई थी।
जो कि चंद्रगुप्त का समय काल है साथियों 455 एडी से 467 एडी, ये पॉलिटिकल टाइम पीरियड है स्कंदगुप्त का, गुप्त शासक जो हुआ था 5th एडी में, 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक जो हुआ था उसके समय में उसका सौराष्ट्र का गवर्नर था पर्णदत्त। पर्णदत्त का पुत्र था चक्रपाली। चक्रपाली ने इसकी रिपेयरिंग करवाई थी इस बांध की। कौन से बांध की? सुदर्शन झील के ऊपर बने हुए बांध की, टूट गया था ये। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा सुदर्शन झील के बारे में। इसमें से बहुत सी बार साथियों क्वेश्चन आया हुआ है, आप पीवाई को देखोगे तो आपको मिल जाएगा किसी न किसी रूप में। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का हमारा सेशन टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम उससे आगे वाला जो शासक था उसके बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त ने अपना जो पुत्र था बिंदुसार के उत्तराधिकार में राजगद्दी का त्याग कर दिया था और खुद जो है श्रवण बेलगोला चला गया था भद्रबाहु के साथ में। वहाँ पर उन्होंने संलेखना विधि के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्होंने जैन धर्म को अंगीकार कर लिया था भद्रबाहु के संपर्क में आकर के। ठीक है, तो उसके बाद कौन सा शासक हुआ? बिंदुसार मौर्य, बिंदुसार या बिंदुसार मौर्य। सांची अभिलेख में इसका साथियों नाम मिलता है बिंदुसार। कहाँ मिलता है? सांची अभिलेख में इसका नाम बिंदुसार मिलता है। ठीक है, इसको अमित्र घात भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अमित्र घात। ठीक है, और इसके बिंदुसार नाम इसलिए पड़ा साथियों इसका क्योंकि इसके जब इसका जन्म हुआ था ना साथियों, तो इसके मस्तक पे एक बिंदु था, मस्तक पे एक, माथे पे एक बिंदु था, तो उसकी वजह से इसका नाम बिंदुसार रख दिया। ठीक है, इसका जो ये माता पिता थे साथियों, पिता था चंद्रगुप्त और माता थी दुर्धरा। रानी कौन सी थी? चंद्रगुप्त की दुर्धरा की संतान था ये। चंद्रगुप्त और दुर्धरा की संतान था चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार। ठीक है, तो ये सिजेरियन तकनीक से इसका जन्म हुआ था। सिजेरियन तकनीक बोले तो आज के संदर्भ में मान लीजिए साधारण रूप से कोई महिला गर्भवती है, उसकी डिलीवरी के समय अगर साधारण डिलीवरी नहीं होती है तो ऑपरेशन करके उसकी डिलीवरी करवाई जाती है। समझ रहे? कुछ क्रिटिकल कंडीशंस हो जाती है तो ऑपरेशन करके डिलीवरी करवाई जाती है, बच्चे का जन्म होता है ऑपरेशन के थ्रू, सिजेरियन ऑपरेशन उसको बोलते हैं। तो वही उस समय पर वही ऑपरेशन की विधि अपनाई गई थी। क्यों? क्योंकि जो रानी थी दुर्धरा, इसको कुछ षड्यंत्र रचा गया था, तो इसको जहर दे दिया गया था किसी कारणवश से, ताकि इसकी संतान उत्पन्न ना हो, और ये कुछ षड्यंत्र रचा गया था, तो रानी को जहर दे दिया गया था। तो उसको बचाने के लिए चाणक्य ने कहा था किसको? बिंदुसार को कि महाराज हमारे पास समय बहुत कम है और रानी की हालत नाजुक है, तो हमें उसको बच्चे को बचाने के लिए इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो आज्ञा दे दी बिंदुसार ने उनको कि हाँ ठीक है महाराज, आप जैसा उचित समझे। तो उन्होंने वैद्यों के माध्यम से उसका रानी का पेट चीर करके और बच्चे को बचा लिया था। लेकिन अधिक ब्लड बह जाने के कारण साथियों, ज़्यादा खून बह जाने के कारण रानी को वो नहीं बचा पाए थे, क्योंकि जहर, शरीर में जहर भी फैल गया था उनके। तो इस वजह से कहीं बच्चे को नुकसान हो जाए, बच्चे में भी जहर ना फैल जाए, तो समय से पूर्व, प्रसव पीड़ा शुरू होने से पूर्व ही, लेबर पेन शुरू होने से पूर्व ही उनको बाहर निकाल लिया गया था। किसको? बिंदुसार को। ठीक है, तो चंद्रगुप्त और दुर्धरा की संतान था ये बिंदुसार का जन्म हो गया था इस सिजेरियन तकनीक से, सिजेरियन ऑपरेशन करके इसका जन्म हो गया था। ठीक है, अब सांची अभिलेख में नाम मिलता है इसका बिंदुसार मौर्य। ठीक है, यूनानियों ने क्या कहा इसको? अमित्रोकेडीस, अमित्रोचोड्स भी मिलेगा आपको, अमित्रोचेड्स भी मिलेगा आपको, अमित्रोकेडीस भी मिलेगा आपको लिखा हुआ। तो अमित्रोकेडीस, अमित्रोचोड्स, अमित्रोकेड्स ये एक ही शब्द के पर्यायवाची है। थोड़ा राइटिंग में मिस्टेक हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है यूनानी भाषा में। क्लियर? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। उत्तरापथ की राजधानी जो कि तक्षशिला थी ना साथियों, बिंदुसार मौर्य के समय उत्तरापथ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। वहाँ पर विद्रोह हो गया था, जनता ने, वहाँ के जो गवर्नर था उस समय का गवर्नर था सुसीम। सुसीम एक अच्छा प्रशासक नहीं था, जनता के ऊपर ज़्यादा परेशान करता था, तो जनता ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम से जो समय गवर्नर था उससे नहीं बात बन पा रही थी, नहीं दबा पा रहा था, तो बिंदुसार ने अशोक को भेजा था। किसको भेजा था? अशोक को। अशोक उस समय उज्जैन का था गवर्नर, खुद अवंती। अशोक उस समय कहाँ का गवर्नर था? उज्जैन या अवंती का गवर्नर था खुद। तो ये भी पूछा जा सकता है, ये आया हुआ नेट का क्वेश्चन इसमें से साथियों, कि जब बिंदुसार ने तक्षशिला विद्रोह दबाने के लिए अशोक को भेजा था, तो अशोक कहाँ का शासक था? तो अशोक कहाँ का प्रशासक था? अवंती, उज्जैन का, जो कि दक्षिणापथ की राजधानी हुआ करती थी उस समय। तो उत्तरापथ और दक्षिणापथ, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से देख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? अच्छा,
विदेशी संबंध साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही स्थापित हो गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने ये समय में मेगास्थनीज आया था, ठीक है ना, अराकोस या कंधार थे उस समय। तो उसके बाद फिर बिंदुसार के समय में सीरिया का शासक जो था एंटियोकस, सीरिया का शासक बिंदुसार के समय में कौन था साथियों? एंटियोकस। एंटियोकस ने अपना दूत भेजा था, राजदूत डायमेकस के नाम से। क्या नाम था उसका राजदूत का? डायमेकस। जैसे मेगास्थनीज आया था राजदूत के रूप में, इसी प्रकार से सीरिया का शासक जो था एंटियोकस उस समय का, उसने अपना राजदूत भेजा था जिसका नाम था डायमेकस। क्या नाम था? डायमेकस। उस डायमेकस के थ्रू बिंदुसार ने 3 चीज़ों की मांग की थी साथियों। क्या चीज़ें मांगी थी? 3 चीज़ों की डिमांड की थी डायमेकस से, सीरिया के शासक से। क्या? नंबर 1 सूखे अंजीर, फिग बोले तो कुछ सूखे अंजीर उसको पसंद थे तो उनकी डिमांड की उसने उससे। नंबर 2 पे अंगूरी मदिरा, अंगूरी शराब, अंगूरी एल्कोहल बोले तो ग्रेप्स एल्कोहल। 2 और तीसरा एक दार्शनिक, एक फिलोसफर बोले तो, क्योंकि ये विद्वान व्यक्ति था जिसको शास्त्रार्थ करने में इंटरेस्ट था, तो उसके लिए कुछ सवाल रहे होंगे इसके जो पूछना चाह रहा होगा दार्शनिक से। तो तीनों चीज़ों की डिमांड की थी। तो लेकिन शासक ने शायद 2 चीज़ें भेजी इसके पास, एंटियोकस ने 2 चीज़ें भेजी। सीरिया के शासक ने क्या? अंजीर और अंगूरी शराब, 2 ही चीज़ें भेजी। दार्शनिक उसने नहीं भेजा था, दार्शनिक जो था उसने नहीं भेजा था। तो 2 चीज़ों से इसको संतुष्टि 2 ही चीज़ें इसको प्राप्त हुई। किसको? बिंदुसार को। मिस्र के शासक उस समय था साथियों टॉलमी फिडेल्फस, टॉलमी फिडेल्फस बोले तो, टॉलमी फिडेल्फस। और इसका राजदूत था, कौन सा था उस समय आया था? डायोनोसियस। कौन सा राजदूत था इसका? डायोनोसियस इसके दरबार में आया था। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया हमारे यहाँ का? ठीक है। अब हम थोड़ा चंद्रगुप्त बिंदुसार के समय में और क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या विशेषता थी उसके शासनकाल की, उन पर एक बार और नजर डाल लेते हैं। क्लियर? इसके समय की जो साथियों मंत्री परिषद थी ना, बिंदुसार के समय की जो मंत्री परिषद थी उसमें साथियों 500 वो थे सदस्य, 500 सदस्य मंत्री परिषद में 500 सदस्य थे। बोले तो आज की पीएम की कैबिनेट एक प्रकार से, हमारे मोदी जी है ना पीएम, तो पीएम की कैबिनेट होती है, कैबिनेट में मंत्री होते हैं बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। तो इसके कितने सदस्य थे इसकी मंत्री परिषद में? 500 सदस्य थे मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष था ना साथियों, उसका नाम था खल्लाटक। क्या नाम था उसका? खल्लाटक। इंपॉर्टेंट है। और जो अशोक के समय इस मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन हो गया था? राधागुप्त। दोनों चीजों को अच्छे से देख लीजिए। बिंदुसार के समय में खल्लाटक, अशोक के समय में राधागुप्त मंत्री परिषद का अध्यक्ष। ठीक है। ये बिंदुसार जो था साथी वो ब्राह्मण धर्मानुयायी था, ब्राह्मण धर्म को मानता था, बोले तो वैष्णव धर्म को मानता था, बोले तो आधुनिक संदर्भ में हिंदू धर्म को मानता था। क्लियर? हिंदू धर्म को मानने वाला था। ये दयालु प्रवृत्ति का इंसान था। इसने एक बार क्या हुआ साथियों, तो कुछ ब्राह्मणों के साथ में वाद विवाद हो गया था। ठीक है। तो 60,000 ब्राह्मणों को इसने छोड़ दिया था, सजा देने से माफ कर दिया था, दया दिखा करके 60,000 ब्राह्मणों को क्षमा कर दिया था, क्षमादान दे दिया था, दया करके उनको बख्श दिया था। कुछ ऐसा विवाद हो गया था एक बार। ठीक है। इसकी बौद्ध ग्रंथों में क्या लिखा गया साथियों कि इसकी 16 पत्नियां थी। बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि 16 पत्नियां और 101 पुत्र थे इसके। 16 पत्नियां और 101 पुत्र थे। कौन बताता है? बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख आता है। ठीक है। सबसे बड़ा जो था इसका पुत्र था वो था सुसीम। क्या था? सुसीम। ये दूसरा सुसीम है, कंफ्यूज मत होइए। ये गवर्नर सुसीम है, ये इसका पुत्र सुसीम है, दोनों अलग अलग है। ठीक है। सुसीम था, उसका बीच का था अशोक, और सबसे छोटा जो पुत्रों में था वो था तिष्य। क्या नाम था सबसे छोटे पुत्र का? तिष्य। तीनों का ही हमें मेन रूप से उल्लेख मिलता है साथियों। ठीक है। हालांकि खैर वो तो आगे आएगा तब बताएंगे इसके बारे में। अशोक बीच का था। अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी साथियों पिंगलवत्स नाम का आजीवक ने। अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक आजीवक संप्रदाय को मानने वाला मुनि रहता था, ऋषि मुनि कह सकते हैं या श्रमण परंपरा वाला साधु कह सकते हैं। ठीक है। तो श्रमण रहता था, आजीव संप्रदाय को मानने वाला, जिसका नाम था पिंगलवत्स। उसने भविष्यवाणी की थी अशोक के बारे में कि ये आगे चल करके सम्राट बनेगा, साम्राज्य का सम्राट बनेगा। उसने भविष्यवाणी की थी। किसने? पिंगलवत्स ने। किसके बारे में? अशोक के बारे में। क्लियर? इसके समय में साथ ही इसने 16 प्रदेशों को विजित किया था। किसने? बिंदुसार ने। कितने प्रदेशों को विजित किया था? 16 प्रदेशों को विजय किया था। 16 प्रदेशों को अपने आसपास के जो 16 प्रदेश थे उनको जीत लिया था। कहता कौन है? तारानाथ।
तारानाथ एक साथियों बौद्ध धर्मानुयायी हुआ है जो कि तिब्बत का था। उसने अपने लेखनी में लिखा है, 15वीं शताब्दी के 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ है वो, उसने अपने राइटिंग्स में लिखा है ये, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को मानने वाला था ये इसके संदर्भ बहुत जगह लिए जाते हैं। तारानाथ के संदर्भ, तारानाथ ने बहुत कुछ लिखा है बौद्ध धर्म से को लेकर के, और उस समय के राजाओं को लेकर के, उससे पहले के राजाओं को लेकर के भी। ये विद्वान व्यक्ति था, तो इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए आप, इसका उल्लेख बहुत जगह मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये मेन बातें थी साथियों। दूसरा शासक, पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य साम्राज्य का, दूसरा शासक बिंदुसार। 2 शासक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब हम तीसरा शासक जो आएगा, इसका पुत्र आएगा अशोक, है चक्रवर्ती सम्राट अशोक। तो अशोक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ तक का क्लियर होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो साथियों अब हम जरा अशोक हैं, सम्राट अशोक के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जो तीसरा जो प्रमुख शासक था मौर्य काल का, वो कौन था? अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य काल, अशोक का शासनकाल रहा साथियों 273 बीसी से 236 बीसी तक का, ठीक है। 37 ईयर्स इसने शासन किया था। इसका राज्याभिषेक का जो डेट है वो साथियों 269 बीसी, 269 बीसी, 269 बीसी में इसका राज्याभिषेक किया हुआ था। और उसके बाद से ही इसने जो भी डेट डाली है ना साथियों, अपने शासन वर्ष के बाद से ही किया है कि 20वें वर्ष, अपने शासनकाल के 20वें वर्ष मैंने ये किया, 10वें वर्ष मैंने ये किया, 8वें वर्ष मैंने ये किया। तो डेट काउंट कहाँ से होती है? 269 बीसी से, इसके राज्याभिषेक की डेट से, जब ये राजा बना था उसकी डेट से काउंट होती सारी चीज़ें। लगभग सभी शासकों ने ऐसा ही किया साथियों अपने, जैसे कि आज हम चल रहे हैं 2022 में, तो ऐसा नहीं कि 2022, 2020, 2021 जो कि समझ चल रहा है हमारा, ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, ऐसे ये नहीं करते थे। ये क्या करते थे, जैसे शासक बदला, शासक जिस दिन जब राजा बदल गया, राजा को जो राजा ने जिस साल में राज सिंहासन मिला, सत्ता हासिल की, उसी डेट से, उसी टाइम से ये अपना कार्य गतिविधियां लिखते थे, जो भी कार्य करवाते थे, ठीक है। तो राजा बदलते ही टाइम बदल जाता था इनका, तो टाइम कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है इतिहासकारों को। यही कारण है मेन कि टाइम कैलकुलेशन में कुछ इतिहासकार किसी राजा का कालखंड कुछ और मानता है और किसी राजा का कालखंड कुछ और मानता है, क्योंकि एक ही पैटर्न पे नहीं है। सभी राजाओं ने अलग अलग संवतों का भी प्रयोग किया है और अपनी अपनी राज्याभिषेक से डेट काउंट की है, ठीक है। तो राज्याभिषेक कब हुआ इसका? 269 बीसी में, और 37 वर्ष का शासनकाल था इसका पुराणों के अनुसार। पुराने के अनुसार राजा अशोक ने कितने साल शासन किया? 37 ईयर्स, ठीक है। उपाधि और इसके नाम क्या क्या है साथियों, और भी नाम है और इसकी उपाधियां क्या क्या थी उसके बारे में देख लेते हैं। तो बुद्ध शाक्य कहा गया है इसको मास्की अभिलेख में, बुद्ध शाक्य कहा गया है मास्की अभिलेख में। मगध अधिराज, मगध का अधिराज, मगध का राजा किस में कहा गया है? बाबरू अभिलेख में, ठीक है। पियदस्सी, पियदस्सी बोले तो प्राकृत का शब्द है, पियदस्सी बोले तो देखने में प्रिय, पियदस्सी, पियदस्सी आएगा, ये प्राकृत भाषा का शब्द है, पियदस्सी आएगा। तो पियदस्सी बोले तो देखने में जो सुंदर हो, दस्सी में देखने में, पिय मतलब प्रिय, सुंदर, प्रियदस्सी। बराबर अभिलेख में, और अशोक शब्द जो आता है साथ ही वो आता है मास के अभिलेख में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथ को, अशोक का अशोक नाम जो आता है वो मास के अभिलेख में आता है, ठीक है। मास के अभिलेख में, गुर्जरा में, नेतुर में, उडगोलन, ये दक्षिण भारत में है साथियों। सबसे ज़्यादा अभिलेख अशोक के दक्षिण भारत में मिले हैं, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में, दो स्टेट्स में सबसे ज़्यादा अभिलेख मिले अशोक के, ध्यान रखिए, ठीक है। रान्यो अशोक यानी कि राजा अशोक किस में मिलता है? कनगनहल्ली, ये भी दक्षिण भारत में है। कनगनहल्ली अभिलेख में नाम मिलता है अशोक का, रान्यो अशोक। मास के अभिलेख में मिलता है देवानाम्पीय अशोकस, मास के अभिलेख में कौन सा मिलता है? देवानाम्पीय अशोकस, अशोक भी मिलता है मास्की में, और क्या मिलता है? देवानाम्पीय अशोकस, अशोक से ही अशोक निकला है, क्लियर। गुर्जर अभिलेख में देवानाम्पीय दसीनो अशोकस, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, देवानाम्पीय दसी क्या है? देवानाम्पीय दसीनो अशोकस, प्राकृत का शब्द है, देवानाम्पीय दसीनो अशोक, यानी कि देवताओं का प्रिय। मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है इस भाषा को समझने में साथियों। देवानाम्पीय बोले तो देवताओं का प्रिय, पियदसीनो देखने में जो प्रिय है, देखने में जो सुंदर है, और अशोकस अशोक, ये इसका अर्थ बनेगा। और क्या आता है? देवानाम्पीयस पियदस्सी,
ये किस में आता है? रुम्बिंदेई, रुम्बिंदेई अभिलेख में, नीलगवा सागर अभिलेख में, रूपनाथ अभिलेख में और गिरनार अभिलेख में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये जो अभिलेखों से जुड़े हुए फैक्ट्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन एक दो या तीन क्वेश्चन इनमें से आते ही आते हैं अशोक के अभिलेखों में, चाहे किसी मौर्य काल के किसी और अभिलेखों के बारे में क्वेश्चन बनता ही बनता है यहाँ से, तो अच्छी तरह पढ़ लीजिए इसको। तो क्या था? देवानाम्पियस प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, देखने में जो सुंदर है, देवताओं का प्रिय, देखने में जो सुंदर है। रुक्मिंदेई अभिलेख में, नीलगवा सागर में, रूपनाथ अभिलेख में और गिरनार, गिरनार तो कि गुजरात में है। ठीक है। प्रियदर्शी, देखने में जो प्यारा है, देखने में जो सुंदर है, कहाँ मिलता है? बाबरू अभिलेख, कंधार, अफगानिस्तान। और दीपवंश, जो कि दीपवंश और महावंश साथियों सिंगल इतिवृत्त हैं। बौद्ध धर्म के दो ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश, जो कि सिंगल देश माने कि आधुनिक श्रीलंका से जिनकी श्रीलंका में जो लिखे गए थे। ठीक है, इनमें मिलता है। देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय बोले तो देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। 12वां और 13वां लेख अशोक के स्तंभ लेख जो है, 12वें लेख, 12वां स्तंभ लेख और 13वें स्तंभ लेख मिलता है देवानाम प्रिय, देवानाम प्रिय, देवताओं का प्रिय। और महावंश और दीपवंश में मिलता है इसका उल्लेख। वही आ गए दोनों, महावंश और दीपवंश, जो कि सिंगल देश में लिखे गए थे, दो ग्रंथ है, बौद्ध धर्म से संबंधित है साथियों। ये दोनों श्रीलंका में लिखे गए थे, श्रीलंका इतिवृत्त बोल देते हैं इनको। तो अभिलेखों के साथ क्या बोला जाता है? अभिलेखों को, अशोक के अभिलेखों को धम्म लिपि, धर्म लिपि नहीं साथियों। धम्म में और धर्म में फर्क है। आधुनिक इतिहासकार इसको धर्म से, धम्म का अर्थ धर्म से जोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो धम्म की डेफिनेशन आगे बताएंगे, अब अलग है, कहाँ से निकली है धम्म। ठीक है। 3 महात्मा बुद्ध के प्रमुख त्रिरत्न कहे गए हैं, कौन से? बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। 3 त्रिरत्न बोले गए हैं ये, बुद्ध, धम्म, बुद्ध, उनका धम्म और उनका संघ। 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बहुत स्टडी किया इसको डीपली, तो बताऊंगा मैं आपको टाइम टू टाइम। खोज हुई थी साथियों अभिलेखों की, सबसे पहले खोज हुई थी साथियों इसकी 1750 में। टी फैंथलर नाम के एक विद्वान हुए थे साथियों, उन्होंने अशोक का पहला अभिलेख खोजा था। कौन सा? दिल्ली मेरठ अभिलेख। दिल्ली मेरठ अभिलेख 1750 में टी फैंथलर महोदय ने खोजा था, 1750 में। ठीक है। इसके बाद इसको पढ़वाने की कोशिश की थी साथियों, पढ़ नहीं पाए थे। तो शम्स-ए सिराज अफीफ के अनुसार, इतिहासकार हुए मध्यकाल में फिरोज शाह तुगलक के समय में, शम्स-ए सिराज अफीफ, अफीफ भी बोल देते हैं शॉर्ट में, अफीफ ने अपनी राइटिंग्स में लिखा कि फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों के द्वारा इन अभिलेखों को पढ़वाने की कोशिश की थी, लेकिन पढ़ नहीं पाए थे वो, उनको समझ में नहीं आई थी वो लिपि, भाषा। उसके बाद 1837 में जेम्स प्रिंसेप, जो कि एशियाटिक सोसाइटी के सचिव थे, एशियाटिक सोसाइटी के सेक्रेटरी थे साथियों, ब्रिटिश थे, उन्होंने जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब? 1837 में। कौन सा अभिलेख पढ़ा था? दिल्ली टोपरा अभिलेख। पढ़ने में सफलता पाई थी उन्होंने, लेकिन उनसे एक गड़बड़ हो गई कि उन्होंने अशोक का नाम जो है श्रीलंका के राजा तिस्स के साथ जोड़ दिया। ठीक है। लेकिन बाद में टर्नर महोदय ने इस गलती को ठीक किया था, दोनों ने मिलकर के फिर शुद्ध कर लिया था, साफ कर लिया था, स्पष्ट रूप से पढ़ा गया था। बहुत विद्वान व्यक्ति थे ये जेम्स प्रिंसेप। चपड़ एकमात्र ऐसा, चपड़ नाम है साथियों लेखक का, जिसने कि अशोक के लेखों में चपड़ नाम के विद्वान एक व्यक्ति का नाम आता है। पूरा लेख लिख दिया, उसमें जैसे हम साइन कर देते हैं तो ऐसे ही चपड़ लिखा हुआ मिलता है कुछ अभिलेखों में, अशोक के में। तो उनसे ये अनुमान लगाया गया है कि लेखक ये था। तो अशोक के कुछ अभिलेखों का लेखक कौन था? चपड़, चापड़ बोल देते हैं, चपड़ भी बोल देते हैं, चपर भी बोल देते हैं। ठीक है। कौन कौन से अभिलेखों में मिला इसका नाम? ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर और सिद्धपुरा 2, ये 3 अभिलेखों में इसका नाम मिलता है। किसका? चपड़ का। चपड़, चापड़, चपर वो बोल देते हैं इसको। ठीक है। तो इसी के अनुसार, ठीक है, बुद्धिस्ट, आज के जो बुद्धिस्ट है कुछ मानते हैं कि अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में चपड़ ही था लेखक जो था, ना कि वो उसको नहीं मानते, क्या बोलते, कौटिल्य को नहीं मानते। वो कौटिल्य को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि मैगस्थनीज की इंडिका में कौटिल्य का कोई उल्लेख नहीं है साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट में मैगस्थनीज जो राजदूत आया था, उसकी इंडिका में वो कोई भी फैक्ट नहीं देता है इसका कौटिल्य का, चाणक्य का। उसने चाणक्य का संज्ञान नहीं लिया। चाणक्य की अर्थशास्त्र लिखी गई संस्कृत में। ठीक है। और उस समय की भाषा क्या थी? पाली और प्राकृत। तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्टरी आ गई। मान लीजिए राजा बोलता है पाली प्राकृत और
उसका मंत्री बोलता है संस्कृत, तो दोनों वो कैसे संवाद कैसे करेंगे। तो आधुनिक कुछ बुद्धिस्ट को मानने वाले जो हैं, जैसे कि वामन मेश्राम नाम के एक महोदय हैं साथियों, एग्जैक्ट इस टाइम में, जो कि मूल निवासी को लेकर के, बुद्ध धर्म को लेकर के उन्होंने बहुत आंदोलन चलाया हुआ है। इस समय मूल निवासी को बहुत मानते हैं। वो पहले तो कहते हैं कि उनका मानना है कि भारत पहले बुद्धिस्ट राष्ट्र था, बुद्धिस्ट राष्ट्र था, बुद्ध का ही सब कुछ यहाँ पर था, और बाद में आर्य आए, आर्यों ने सब कुछ कब्जा कर लिया और बुद्ध धर्म को खत्म कर दिया। बुद्ध धर्म को खत्म करने का में आर्यों की बहुत बड़ी भूमिका रही है वामन मेश्राम के अनुसार, ठीक है। और वो प्रूव कर देंगे, अगर आप उनकी वीडियो वगैरह देखोगे ना, तो वो आपको बहुत कुछ फैक्ट्स देंगे वो, ठीक है। तो उनका अपना मानना है, और वो कहते हैं कि ब्राह्मणों ने आकर के हमारे ऊपर कब्जा कर दिया और मूल निवासियों को दलित बना दिया, आदिवासी बना दिया, दलित बना दिया, हमारे अधिकार छीन लिए और खुद डोमिनेंट हो गई। खुद ने सवर्ण जातियों ने, ब्राह्मण से निकले हुए सवर्ण जातियों ने कब्जा कर लिया सत्ता के ऊपर और मूल निवासियों को दबा दिया। उनका मानना है, किनका? वामन मेश्राम जैसे बुद्धिस्ट को मानने वाले विद्वानों का। तो ये एक अलग विषय है। तो इस चीज़ को लेकर के वो इसको नहीं मानते। उन्होंने बहुत रिसर्च किया, हालांकि इसमें मैं विद्वान व्यक्ति मानता हूँ उनको, क्योंकि उनकी अपनी आइडियोलॉजी है। क्लियर? दिल्ली टोपरा हो गया हमारा, चापड़ हो गया, ब्रह्मगिरी जटिंग रामेश्वर, सिद्धपुरा 2 से यहाँ से हमें इनके साक्ष्य मिलते हैं। लघु शिलालेख साथियों, देखिए अशोक ने सबसे पहले अपने शासनकाल के सबसे पहले वर्षों में लघु शिलालेख निर्गत करवाए, लघु शिलालेख बनवाए। उसके बाद 14 प्रमुख शिलालेख बनवाए, 14 प्रमुख शिलालेख बनवाए, और उसके बाद 6 स्तंभ लेख, 6 प्रमुख स्तंभ लेख लिखवाए। किसने? अशोक ने। अपने शासनकाल के स्टार्टिंग से ऐसे किया उसने, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। उसके शासन की लेखों की लिपि कौन सी थी? तो 4 प्रकार की लिपि रही है साथियों, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरेमाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी। ये 4 लिपियां जो है अशोक के अभिलेखों में हमें मिलती हैं। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी, ये 4 लिपियां हमें अशोक के अभिलेखों में मिलती है। और भाषा कौन सी मिलती है साथियों? भाषा और लिपि में फर्क होता है साथियों। भाषा मिलती है प्राकृत, स्तंभ और गुहालेख में ब्राह्मी लिपि और भाषा प्राकृत मिलती है हमें साथियों, स्तंभ लेखों में और गुफालेखों में। गुहालेख मतलब गुफाओं में जो लिखे गए, जैसे कि बराबर की गुफा है, बराबर आया था ना अभी, कहाँ आया था, कहाँ चला गया, ये रहा बराबर की गुफा। बराबर की गुफा साथियों देखोगे तो गया प्रदेश में है, गया स्टेट में है, जो कि बिहार में है। आजीवों के लिए बनवाई थी, बाद में अब आएगा, बताएंगे उसके बारे में। लघु शिलालेख हो गया हमारा, 14 प्रमुख शिलालेख हो गया, ये हो गया। तो लिपि चल रही थी स्तंभ लेखों में और गुफा लेखों की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। और भाषा कौन सी साथियों? प्राकृत भाषा है। खरोष्टी भाषा आती है सहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेखों में। अरमाइक लिपि का संदर्भ मिलता है हमें लंगमान और तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में है। लंगमान है ये, लंगमान बिंदी आएगी, लंगमान बोल देते हैं पाकिस्तान में आधुनिक। द्विभाषिक शिलालेख, 2 भाषाओं वाले लेखों अभिलेख कौन कौन से साथियों इसके? कंधार, जो कि अफगानिस्तान में है, और शाह या शाह-ए-कुना भी बोल देते हैं इस अभिलेख को। तो इसमें कौन कौन सी लिपि आती है? यूनानी और अरमाइक। यूनानी और अरमाइक इसलिए साथियों, इसके ये देखिए साथियों, आज भी अगर हम देखते हैं तो शामपट्ट लिखे होते हैं, हिंदी बोलते शामकोट पट्ट, और इंग्लिश में बोलते थे बैनर, या फिर क्या बोलते हैं उसको यार, गाँव में जो एक लगा दिया जाता है, उस पर डिटेल होती है पूरे गाँव की, शिलालेख ही बोलते हैं एक प्रकार से, स्तंभलेख कह सकते हैं। इस प्रकार से एक बोर्ड बना दिया जाता है चौकोर, ठीक है, और ऊपर से रेडियस होता है, गोल होता है, उस पर यहाँ पर डिटेल लिख दी जाती है एक प्रकार के, कि ये गांव है, इस गांव में इतनी जनसंख्या है, यहाँ का सरपंच ये है, इसकी सब पंचायत में इतनी ज़मीन है, इसकी पंचायत के पास महिलाएं इतनी हैं, पुरुष इतनी है, तो उस गांव की डिटेल लिख देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ लिखते थे, ठीक है। तो एक तरफ हिंदी में लिख दिया, मान लीजिए, और एक तरफ लिख दिया इंग्लिश में, एक तरफ हिंदी लिख दिया, एक तरफ लिख दिया इंग्लिश में। तो इसी प्रकार से द्विभाषिक अभिलेख कंधार और शाही-कुना में जो अभिलेख मिला साथी, उसके एक तरफ है लिपि यूनानी और दूसरी तरफ है अरमाइक। एक तरफ यूनानी और दूसरी तरफ अरमाइक, क्योंकि साथियों ये अफगानिस्तान के जो लास्ट में पड़ता है, यूनान के तरफ है, तो उस वहाँ के लोग उस समय दोनों ही भाषाएं समझते थे, एक तरफ के लोग यूनानी और एक तरफ के लोग अरमाइक, तो उसे दोनों ही लिख दिया ताकि लोग, दोनों तरफ के लोग आसानी के साथ समझ सके। तो वहीं से उन अक्षरों के कंपेयर कर करके इनको पढ़ने में सफलता मिली हमें, क्योंकि ये देख लिया, अकेला यूनानी होता तो हम कंपेयर कैसे करते कि यूनानी भाषा में और अरेमाइक भाषा में एक शब्द को क्या क्या कहा गया है, तो वहाँ पे यूनानी शब्द में ये लिखा गया, उसी शब्द को हमने ट्रांसलेट कर लिया, पीछे से देखा कि अरेमाइक में उसका नाम अर्थ क्या है,
तो उससे दोनों को कंपेयर करके पूरा अभिलेख पढ़ने में आसानी हुई, किनको? इतिहासकार और विद्वानों को। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से सभी साथियों को। ये हमारा आज का चैप्टर था अशोक से संबंधित मेन उनके उपाधियां, उसके उनके नेम्स, कहाँ कहाँ क्या क्या मिला है, उनके अभिलेखों की लिपि। ठीक है, देख सर दो चीज़ें होती है, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ आपको, ये इसका ना फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बहुत और बताऊँगा आपको। क्लियर हो गया? अब देखो तो और बताता हूँ मैं आपको, ये थोड़ा साफ कर देते हैं यहाँ पे। भाषा और लिपि में क्या फर्क होता है वो अभी हम देख लेते हैं, है ना। बताया ना अभी आपको कि भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी। तो क्या अर्थ होता है दोनों में, डिफरेंस क्या होता है साथियों? देखिए एप्पल लिखेंगे हम, एप्पल, एप्पल अर्थ क्या बना? सेब। ठीक है, ये क्या है? लिपि और भाषा को, ये कौन सी भाषा है? इंग्लिश। ठीक है, एप्पल लिख दिया हमने, APPLE, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होगी एप्पल, है डबल पे आएगा एप्पल, और इसका मीनिंग क्या होगा? सेब। अब सेब को हम कैसे लिख सकते हैं साथियों? SEB, सेब कैसे भी तो लिख सकते हैं ना इंग्लिश भाषा में। तो कहने का मतलब है कि जो लिखाई वाले जो चिन्ह होते हैं, लिखाई के जो चिन्ह होते हैं वो कहलाती है लिपि, और समग्र रूप से जिसको हम पढ़ते हैं वो कहलाती है भाषा। जैसे कि ये हो गई हमारी भाषा, अभिलेख, ए बी ले और ख, अभिलेख, ये भाषा। इसको हम दूसरी लिपि में कैसे लिखेंगे? ABHILEKH, अभिलेख, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इंग्लिश की जो भाषा लिपि है वो कौन सी है? रोमन लिपि है। ABCD, ये जो अक्षर माने गए हैं ना चिन्ह, ये मूल चिन्ह कहाँ से लिए गए? रोमन से लिए गए, रोमन से। ठीक है, और इसकी भाषा कौन सी है? इंग्लिश। ठीक, इसी प्रकार से हिंदी भाषा लिपि देवनागरी, लिपि मतलब लिखाई के चिन्ह, ए बे से द, मात्राएं, ये जो है ये जो आता है चीज़, ये आती है लिपि के अंदर साथियों। ठीक है, लिपि के अंदर, और इसको जब हम पूर्ण रूप से लिख देते हैं, अक्षरों की बनावट बना देते हैं, तो बन जाती है ये भाषा। क्या बन जाती है? भाषा। तो भाषा में और लिपि में क्या फर्क है ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से ये बताया गया कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, लेकिन भाषा प्राकृत, भाषा कहीं पे लिखा मिलेगा आपको, लिपि प्राकृत भाषा पाली, या पाली और प्राकृत लिपि भाषा ब्राह्मी। तो ये चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा चीज़ों को, आपको आप समझ जाओगे, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, डीपली जाना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। तो भाषा में और लिपि में क्या डिफरेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिख दिया हमने, एप्पल को एप्पल ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसका मीनिंग हो जाता है सेब, सेब को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो ये लिपि हो गई इसकी, SEB, एक एक करके अलग अलग से अगर हम देखेंगे तो ये लिपियां हो गई, और ये इसको जब इकट्ठा करके जो कोई शब्द बना देते हैं, कोई अर्थपूर्ण शब्द जब बनाते हैं इसे, तो वो बन जाती है भाषा। क्लियर हुआ लिपि और भाषा में क्या फर्क है? तो ठीक है साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आज काफ़ी कुछ बता दिया हमने, काफ़ी लंबा समय लगा इस वीडियो को बनाने में। तो हमारा काम आपको कैसा लगा साथियों? लाइक कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये आज का हमारा अशोक का चैप्टर यहाँ तक हो गया है, अशोक का टॉपिक जो है। इसके बाद आगे हम और अभिलेखों को देखेंगे, और इसको चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, और आगे इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो साथियों निराश मत होइए, जिन साथियों का नहीं हो पाया किसी कारणवश से, कुछ नंबर से, कुछ पॉइंट से जो रह गए हैं, कुछ परसेंटाइल से, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, दोबारा करिए। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, लगे रहिए। एक बार में हर किसी का नहीं होता है, इतना सुपर नेचुरल पावर सभी के अंदर नहीं होती है कि एक बार में उड़ा दे। लगे रहिए, अपनी कोशिशों को बेकार मत जाने दीजिए, पैटर्न पे चल रहे रहिए, छोड़िए मत बस इसको। अगर आप छोड़ देते हैं, अगर आप निकल जाते हैं यहाँ से, तो आपके पीछे का जो आपने पूरी मेहनत जो की हुई है ना साथियों यहाँ तक आने में, वो सारी बर्बाद हो जाएगी। लाइन चेंज मत करिए, फील्ड चेंज मत करिए, अपने काम के साथ साथ अपने स्टडी को भी कंटिन्यू रखिए। जिस भी हालात में आप हैं, सभी के हालात ऐसे ही हैं, सभी साथी जैसे आपके हालात हैं ऐसे ही सभी के हालात ये मान के चलिए, तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा, तभी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरों को देख करके खुशी ज़्यादा वो मत होइए, ना ही ज़्यादा परेशान होइए। आपका काम आपसे ही चलने वाला है, आपका काम आप ही कर सकते हो। ठीक है, आपने कर्णधार स्वयं बनिए, अपने कंधों पे बंदूक रख के खुद चलाना सीखिए साथियों, ताकि निशाना सही लगे और सही समय पर लगे।
ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथियों, क्लास अटेंड करने के लिए। आप लगे रहिए, आपका भाई हर कार्य में आपके साथ खड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।